आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि पेज नंबर 59 पर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। सेल्स होती हैं कोशिकाएं जिनसे हमारा शरीर बनता है, हमारी बॉडी बनती है। तो कोशिकाएं जो हैं उनको किसने खोजा, उनकी खोज किसने की और कैसे की। आंसर है सेल्स वर डिस्कवर्ड इन 1665 बाय एन इंग्लिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट हुक। एक इंग्लिश के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 में कोशिकाओं की खोज की। बॉटनिस्ट कौन होते हैं? जो वनस्पति से रिलेटेड रिसर्च वगैरह करते हैं उनको बॉटनिस्ट बोलते हैं। ही यूज्ड अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस। उन्होंने कोशिकाओं को ऑब्जर्व करने के लिए एक कॉर्क का स्लाइस लिया, कॉर्क जो होता है ना उसका टुकड़ा लिया और उसमें कोशिकाओं का निरीक्षण किया, कोशिकाओं को ऑब्जर्व किया। और उसके लिए उन्होंने पुराने ज़माने में जो माइक्रोस्कोप यूज होते थे, प्राचीन माइक्रोस्कोप यूज किया। उससे उन्होंने कॉर्क स्लाइस में सेल्स को ऑब्जर्व किया, सेल्स को देखा कि हाँ कुछ दिखाई दे रहा है, वो सेल्स थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। की जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, वो हमारी लाइफ की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कही जाती है। संरचनात्मक का मतलब हमारी जो बॉडी है वो कैसी है, किस शेप की बनी हुई है, किस आकार की बनी हुई है, वो सेल्स से ही बनती है। और क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो भी सभी सेल से ही होते हैं। इसका आंसर है सेल्स कॉन्स्टिट्यूट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फर्स्ट तो ये है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो उनको बनाती है ये सेल। और दूसरा है अ सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड इज कैपेबल ऑफ ऑल लिविंग फंक्शंस। जो हमारी बॉडी है उसको बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट चाहिए वो सेल होती है। जैसे एक घर बनाने के लिए ब्रिक चाहिए, ईंटें चाहिए। घर की बेसिक यूनिट क्या हुई? ईंटें हुई। ईंटों से मिलकर बड़े बड़े मकान बन जाते हैं और उनके साइज भी, स्ट्रक्चर, शेप अलग अलग होती हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट है वो सेल होती है। रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, एक्सक्रेशन होता है और भी जो सारे फंक्शंस है वो सभी इसी से पॉसिबल हैं, सेल से ही। तो ये सभी जीवित कार्य करने में सक्षम है। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ये हमारी लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब उनको बनाने के लिए जो एक ब्लॉक चाहिए, जो एक हिस्सा चाहिए वो है। दिस इज द रीजन वाई सेल्स आर रेफर्ड टू एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी कारण यही रीजन है कि जो सेल्स होती हैं उनको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। ऑल सेल्स वेरी इन देयर शेप, साइज एंड एक्टिविटी दे परफॉर्म। सभी सेल्स के साइज अलग होते हैं, शेप्स अलग होती हैं और एक्टिविटीज़ अलग होती हैं। हमारी बॉडी में इनके क्या काम है, क्या स्पेसिफिक फंक्शंस है, इसी के हिसाब से इनके साइज और शेप्स होती हैं। ये हैं क्वेश्चन आंसर्स पेज नंबर 61 के। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। हमारी जो कोशिका होती है, सेल्स होती हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे इन अंदर जाता है और कैसे बाहर आता है। डिस्कस। आंसर है द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल and regulates the movement of substances in and out of cell। इसका मतलब है जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल होती है, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है ये वाली, और ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है। इसका मतलब होता है कि कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स ही अंदर जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। सभी मटेरियल्स अंदर नहीं जा सकते, कुछ ही मटेरियल्स अंदर जा सकते हैं, कुछ ही मटेरियल्स बाहर आ सकते हैं। एंड रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। और जो सब्सटेंसेस बाहर आते हैं या अंदर जाते हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल में रखती है। ये हो गया कि जो मटेरियल्स होते हैं इन और आउट, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ये होती है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद है मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जब सेल है वो सांस लेती है तो
कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। देयरफॉर इट इज प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। इसलिए जो सेल होती है उसके अंदर ये हाई कंसंट्रेशन में रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अंदर होती है ये। देयरफॉर इट इज प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। इसलिए ये कोशिका के अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद होती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में मौजूद होती है। हाई कंसंट्रेशन मीन्स ये होता है दिस कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल। तो जब ज़्यादा क्वांटिटी में अंदर रहती है तो उसको बाहर निकालना पड़ता है। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन इज लो एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इनसाइड द सेल। सेल के अंदर तो ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर कम होती है। तो जहाँ पर ज़्यादा होती है उससे बाहर इसको निकालना पड़ता है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन। प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे दो हमने बीकर्स ले लिए हैं, एक ये ले लिया है, एक ये ले लिया है, और इसमें हमने कुछ मटेरियल डाल दिया है और इसमें भी डाल दिया है। ये फर्स्ट बीकर है, ये सेकंड है। इसमें हमने कोई लिक्विड डाल दिया है इसमें, और इसमें भी डाल दिया है। बीच में हमने लगा दिया है एक पाइप। अब इसमें जो लिक्विड है वो ज़्यादा है, यहाँ तक भरा है, और इसमें भरा है यहीं तक। इसमें लिक्विड ज़्यादा भरा है और इसमें भरा है कम। तो ये जो लिक्विड की मूवमेंट होगी ये होगी इस तरफ, फर्स्ट से सेकंड में। ये होता है डिफ्यूजन का प्रिंसिपल कि जो हायर कंसंट्रेशन का रीजन होता है वहाँ से जो लोअर कंसंट्रेशन का रीजन होता है उस तरफ मूवमेंट होती है मटेरियल्स की या मॉलिक्यूल्स की। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, इनसाइड द सेल, यहाँ पर अंदर है हायर कंसंट्रेशन CO2 की, और टुवार्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है, यहाँ पर आउटसाइड में। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। सिमिलरली ऑक्सीजन एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन when concentration of oxygen inside the cell is low as compared to its surrounding। जब जो सेल होती है उसके अंदर CO2 ज़्यादा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम होगी। ये सेल है, अगर इसमें CO2 ज़्यादा होगी ऑक्सीजन लो होगी। यहाँ CO2 बाहर लो होगी और ऑक्सीजन हाई होगी। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ से क्लियर हो गया है मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम चलते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर पर। ये है मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। सेम जो पहले बताया था वैसा ही है ये। वाटर की जो मूवमेंट है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इसको बोलते हैं ओस्मोसिस। इसको स्पेशल नाम दिया गया है ओस्मोसिस। जैसे पहले डिफ्यूजन हमने पढ़ा है ऐसे ही है, लेकिन इसको मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इसको बोलते हैं ओस्मोसिस। वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही वाटर जो है वो इन और आउट होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट्स एज सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। पहले बता दिया था कि इसमें से कुछ ही जो मटेरियल्स होते हैं वो अंदर जा सकते हैं या कुछ ही बाहर आ सकते हैं, इसलिए इसको सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज ओस्मोसिस, और इसको ओस्मोसिस बोलते हैं। हाउएवर द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व्ड इन वाटर। जैसे मान लो हमने ये वाटर ले लिया है एक बीकर में और ये दूसरे बीकर में थोड़ा लिया है। इसमें हमने ज़्यादा लिया है फर्स्ट में और इसमें हमने ले लिया थोड़ा। इसमें बीच में लगा दिया पाइप। तो मूवमेंट किस तरफ से होगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन इसकी जो मूवमेंट है मतलब वो कितनी स्पीड से इस तरफ मूव होता है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने मटेरियल्स कितने सब्सटेंसेस डिजोल्व हैं। अगर ये गाढ़ा होगा मतलब इसमें ज़्यादा मटेरियल्स डिजोल्व होंगे तो इसकी स्पीड कम होगी इधर मूवमेंट करने की,
और अगर ये पतला होगा मतलब पानी में सब्सटेंसेस कम डिजोल्व होंगे तो ये फास्टली इसके अंदर चला जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये पहले भी मैंने बता दिया, पहले क्वेश्चन में 2-3 बार बताया है, फिर देख लेते हैं इसको। द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ सेल। एक तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको अंदर या बाहर जाने देती है, उसको कंट्रोल करती है कि कौन से सब्सटेंसेस अंदर जा सकते हैं और कौन से नहीं जा सकते, कितनी क्वांटिटी में जा सकते हैं अंदर, कितनी क्वांटिटी में नहीं जा सकते। दिस मीन्स दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री ऑफ ओनली सम सब्सटेंसेस एंड प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। कुछ को ये अंदर जाने के लिए अलाउ करती है और कुछ को प्रिवेंट करती है, रोकती है अंदर जाने से। क्वेश्चन आंसर्स हो गए हमारे पेज नंबर 61 तक। पेज नंबर 63 के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आंसर समझ आ गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स, और कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।